गुड इवनिंग। I'm विमल चुन्नी, यू आर वॉचिंग बिहार व्यू और मैं हूं पटना में। और आज बात करेंगे मुंबई की। मुंबई की बात इसलिए करेंगे क्योंकि भारत में 2024 का चुनाव होगा। ये तो चुनाव के बाद भी गठबंधन बनते ही है और चुनाव से पहले भी, प्री इलेक्शन और प्रो आफ्टर इलेक्शन, दो तरह का गठबंधन बनता है। और इस वक्त जो है पटना और बैंगलोर में जो मीटिंग हुई, उसके बाद मुंबई की मीटिंग हो रही है जिसका नाम रखा गया है इंडिया, जो कि कांग्रेस लीड कर रही है इस वक्त। और उसके साथ करीब 26, 27, 28 पार्टियां हैं जो बीजेपी का यानी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगी 2024 में। यूँ तो एनडीए यानी बीजेपी के पास भी कई पार्टियां हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो बीजेपी के साथ भी नहीं हैं और INDIA के साथ भी नहीं है। यानी राहुल गांधी ने जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं उसमें भी नहीं है। जैसे आपको मायावती, जगन रेड्डी और बहुत से ऐसे लोग हैं, नवीन पटनायक। हम लोग आज जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, वो हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि INDIA जो इंडिया है, इंडिया के बैनर तहत लोग वहाँ मुंबई में लोगो डिसाइड करेंगे कि झंडा डिसाइड करेंगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एजेंडा साफ है। एजेंडा है कि उनको चुनाव लड़ना है बीजेपी के अगेंस्ट, और बीजेपी के अगेंस्ट जो चुनाव लड़ना है तो हर जगह बीजेपी का मुकाबला बाकी पार्टियों से तो जरूर होना है, लेकिन सब जगह बाकी पार्टियां नहीं हैं। लेकिन एक पार्टी जो कांग्रेस है उसकी मौजूदगी पूरे भारत में है और उसकी मौजूदगी कहीं कम कहीं ज़्यादा है, लेकिन उसके भी कुछ राज्यों में अपना गढ़ है। जैसे राजस्थान में कह सकते हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, MP में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, और कई ऐसे राज्य हैं। अभी तो कर्नाटका जीता है कांग्रेस ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो मैं पिछली चर्चा में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 3 से 4 राज्य हैं जहां बीजेपी का जो मुकाबला है वो सॉलिड होगा, और उसके साथ किसका मुकाबला होगा? कांग्रेस करेगी, INDIA करेगा, कौन करेगा उसके साथ मुकाबला? क्योंकि ये जो 4-5 स्टेट्स हैं जहां रीजनल पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहां नहीं है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस कि जो राहुल गांधी है, इन्होंने पिछले 3-4 सालों में काफी काम किया है बीजेपी के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जो वोटर्स हैं। ये एक ऐसा इलेक्शन, भारत में चुनाव जो होता है एक ऐसा गेम है, ऐसा खेल है, जैसे अगर आप फुटबॉल देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं तो यहाँ व्यूअर्स जो हैं वो अपनी सपोर्टिंग टीम को जीतने पे जश्न मनाते हैं। लेकिन भारत में जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के वक्त जो व्यूअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, यही डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। ये जितने प्लेयर्स हैं, जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, चाहे वो NDA के खेमे के हों या INDIA इंडिया के खेमे के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो सिर्फ प्लेयर हैं। वो डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जीतेंगे कि हारेंगे। जीतना और हारने का डिसीजन जो है वोटर्स के हाथ में होता है, और वोटर्स किसको वोट देंगे, किसकी हवा चलेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सभी दल, सभी राजनीतिक दल और सभी लीडर्स जो हैं हमारे और आपसे ज़्यादा होशियार होते हैं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, उस हर प्रश्न का उत्तर उनका पॉलिटिकल होता है।
जैसे आज बिहार में जो बिहार का जो सबसे महत्वपूर्ण ये जो मौसम है, ये अब जो मौसम शुरू होने वाला है, ये त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। इसमें दशहरा होगा, छठ होगी, दिवाली होगी, लेकिन यहाँ स्कूलों की छुट्टी कम कर दी गई है। सो जो बिहारी बाहर के दूसरे राज्य से आने वाले हैं वो सोचेंगे कि जब हम अपने घर जाएंगे तो उनकी मुलाकात उनके भतीजों से, उनके भगनों से, उनके बाकी लोगों से होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी कम कर दी गई है। सो ये भी एक इस वक्त राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आज इसकी अनाउंसमेंट हुई है और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया है। सो भारत में ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई भी काम करते हैं उसको सबसे पहले उनके दिमाग में ये होता है कि इस काम से उनके जो वोटर्स हैं वो उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे। इस वक्त बीजेपी जो है वो पूरे भारत में पैन इंडिया पार्टी हो गई है। उसका टक्कर किसी जमाने में उसके बराबर कांग्रेस थी। कांग्रेस का पूरे भारत में एक कब्जा था, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को अपने अपने राज्यों से, जैसे बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी, कांग्रेस क्या करेगी, ये पूरी की पूरी कांग्रेस जो है ये आरजेडी पे निर्भर होती है कि आरजेडी उसे जितनी सीटें देंगी उस सीट के हिसाब से कांग्रेस लड़ती है। हालांकि डिमांड करती है, पब्लिकली डिमांड करती है वो कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। पॉलिटिकल पार्टीज के टेबल्स पे भी वो रखती होगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन सीट उतनी ही मिलती है जितनी आरजेडी उसे चाहती है। और इस वक्त बिहार में जैसे चुनाव होगा तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये तीन दलों के बीच में ये 40 सीटों का, और भी कुछ दल जो इनके साथ होंगे उनके बीच में ये 40 सीटों का बंटवारा होगा। तो इन 40 सीटों पे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वक्त बिहार में कांग्रेस की तरफ से एक एमपी है। सो कहना यह है, जैसे बंगाल में टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, जो मतलब कि ममता बनर्जी की पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी लेफ्ट से लड़कर उसने अपना जो है वो प्रदर्शन जो है अच्छा रखा है बंगाल में। और उसकी जो कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस के पास भी हैं वहाँ, हालांकि बहुत कम है लेकिन कांग्रेस भी है वहाँ। तो अगर मान लीजिए कि INDIA के बैनर के तहत चुनाव लड़ती है ये तमाम पार्टियां, तो क्या बिहार में कांग्रेस को जो सीटें मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी लड़ने के लिए कि कम सीटें मिलेंगी? किसको कितनी सीट मिलेगी? तो क्या बिहार में कांग्रेस सिर्फ आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी, या वेस्ट बंगाल में कौन चुनाव लड़ेगा? टीएमसी लड़ेगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेट जो यूपी के बाद है, वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इस वक्त दोनों खेमे में 3-3, 4-4 पार्टियां हैं। जैसे एनसीपी, शरद पवार गुट जो है वो राहुल गांधी कांग्रेस यानी INDI के साथ है, तो शरद पवार के भतीजे जो हैं वो एनसीपी का जो ग्रुप है वो बीजेपी के साथ है। उसी तरह शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर कांग्रेस के साथ है तो उद्धव ठाकरे से अलग हुए जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिंदे हैं वो बीजेपी के साथ है। यानी सबसे दिलचस्प मुकाबला जो होगा, टिकटों का जो बंटवारा होगा, उसमें सबसे दिलचस्प बंटवारा वो आपको महाराष्ट्र में होगा कि महाराष्ट्र में टिकटों का बंटवारा कैसे करेंगे आप। ये है। ये जो मीटिंग है, ये इस मीटिंग में ये है कि अगर तालमेल होता है, अभी जिस तरह से ये मीटिंग्स को रखा जा रहा है और जिस तरह से इस टेबल पे कॉन्ट्रैक्ट गठबंधन, ये जो गठबंधन है ये कॉन्ट्रैक्ट वाला गठबंधन है। ये इसमें यह होगा कि सीट शेयरिंग कितनी होगी, एक दल दूसरे दल के लिए क्या छोड़ सकता है, क्या त्याग कर सकता है, और एक दल जो मजबूत है क्या वो कमजोर दल के लिए अपनी सीटें छोड़ेगा। तो ये मुख्य मुद्दा रहेगा कि बिहार में, यूपी में
जो मान लीजिए समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, देखिए इस वक्त जो राहुल गांधी ने 3-4 साल जो मेहनत की है, जो मार्च निकाला, और जो कांग्रेस ने मेहनत की है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी इस वक्त बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के रूप में बाकी पार्टियों की तुलना, जो मोदी विरोधी पार्टियों की तुलना है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि जो कांग्रेसी हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ये बात सही भी है कि उनकी उपस्थिति पूरे भारत में है। और जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें एक और नया दल जो पिछले 10 सालों से आप कह सकते हैं मार्केट में है, वो है केजरीवाल ने अपनी उपस्थिति भारत की राजधानी दिल्ली में बना रखी है और दिल्ली के बगल पंजाब में बना रखी है। बाकी कई जगह केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव लड़ा है। सो देखना यह है कि केजरीवाल दिल्ली में, क्या आप सातों की सातें सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है, या क्या सातों सीटों में जो है कुछ सीटें जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है प्री इलेक्शन अलायंस, यानी आप चुनाव में जाएंगे तो आप पहले ही 80 में से 40 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, या 20 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, या 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं 100 का 100% तो लाना नामुमकिन होता है। और फिर उसके बाद जो है हर पार्टी का अपना लोकल लीडर होता है वहां पे। हर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में अगर आप जो कार्यकर्ता है, जो उस पार्टी से जुड़ा है, आपके ऊपर में भले ही अलायंस हो जाए, नीचे में अगर अलायंस नहीं होता है, तो वो क्या अपना जो पूरा कैरियर है वो किसी के लिए त्याग देगा? नहीं। इसलिए बागी उम्मीदवार काफी आएंगे इस बार भारत में जो चुनाव होगा उसमें एनडीए भी, बीजेपी भी बहुत से सिटिंग एमपीज को टिकट नहीं देने जा रही है। इसलिए ये दिलचस्प मुकाबला होगा। इस बार बागी उम्मीदवार बहुत होंगे मार्केट में। और ये तो अब 6 महीने बचे हैं, 6 से 7 महीने बचे हैं। ये अगस्त का महीना आज खत्म हो जाएगा, यानी कल खत्म हो जाएगा 31 तारीख को। और इसके बाद बचेगा 3 महीना इधर और 4 महीना इधर। अप्रैल तक चुनाव होना चाहिए। सो एक आध महीना पहले ही अनाउंसमेंट हो जाएगा। हालांकि चुनाव जल्दी होगा, इसके लिए ममता बनर्जी ने भी एक बार कहा है कि शायद बीजेपी चुनाव जल्दी करा ले। नीतीश कुमार ने भी कहा है। लेकिन ये सारा मामला जो है अटकता है कहाँ, कि कौन मजबूत पार्टी किस कमजोर पार्टी के लिए अपनी सीटें कुर्बान करेगी। क्या बिहार में कांग्रेस को 10 से 15 सीटें दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए? क्या यूपी में 40 सीटों पे लड़ेंगे ये? ये है। लेकिन क्योंकि 2 ही मुख्य किरदार होंगे वहां पे, एक समाजवादी और दूसरा कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस की जो दूसरी एक और लीडर हैं, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगी। क्या वो वाराणसी से लड़ेंगी, मोदी के अगेंस्ट लड़ेंगी, या कौन सी सीट पे वो चुनाव लड़ेंगी? क्या सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी तो क्या वो सीट बदलेंगी? तो बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं कि अगर क्या कांग्रेस गांधी परिवार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक है। राहुल गांधी तो लड़ेंगे, ये 100% निश्चित है। सोनिया गांधी भी लड़ेंगी। प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगी चुनाव, ये भी एक मुद्दा है। सो ये जो अभी की ये जो बैठकें हो रही हैं INDIA की हो रही है, तो साथ साथ एनडीए भी अपनी मीटिंग कर रही है। पिछली बार बैंगलोर के समय में भी उसने अपनी दिल्ली में मीटिंग रखी थी। इस बार भी उन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई में ही शिंदे और बाकी बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं वो अपनी एक अलग मीटिंग रख रही हैं। एनडीए की एक अलग मीटिंग हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अकाली दल ने अभी तक नहीं बताया है कि वो किस खेमे में है। मायावती ने भी अभी तक नहीं बताया है कि वो किस खेमे में है। मायावती ने तो इतना तक कह दिया है कि इस फेक खबरों को आप ना चलाएं, क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं जा रही। लेकिन पॉलिटिक्स में सुबह
आदमी क्या बोलता है और शाम में क्या बोलता है ये माने नहीं रखता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो क्या बात है वो सब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे दिमाग में इस वक्त है कि नहीं है। वो ये है कि चुनाव से पहले का जो गठबंधन होता है जीत के बाद वो टूट जाता है। जैसे बीजेपी और उद्धव ठाकरे का जो प्री अलायंस था, जो चुनाव उन लोगों ने साथ लड़ा था महाराष्ट्र में, जीतने के बाद टूट गया। नीतीश कुमार और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी ने जो यहाँ चुनाव लड़ा था कुछ सालों के बाद ही टूट गया। 1 या 2 साल भी शायद नहीं चले इस चुनाव में। अभी विधानसभा का जो चुनाव था जिसमें मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं, अब आरजेडी के साथ हैं, वो एक महागठबंधन के साथ हैं, पहले एनडीए के साथ थे। तो कब कौन सा दल, कब कौन सा नेता किस पार्टी में होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज सुबह में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है। अच्छा देखिए, जो प्रीवियस जो हिस्ट्री है, प्रीवियस चीज़ों का अगर हम याद करते हैं तो जो आप देखेंगे कि जो जब इस तरह का अलायंस बनता है तो उसमें बहुत ताकतवर व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाने की कोशिश की जाती है। इवन यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि जब लालू यादव को मुख्यमंत्री बिहार का बनाया गया था तो उस वक्त भी राम सुंदर दास जो थे वो बहुत मजबूत कैंडिडेट थे। लोगों ने सोचा था कि लालू यादव बहुत कमजोर कैंडिडेट हैं, उनको देवीलाल की पैरवी से, देवीलाल के गुट ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था बिहार का। और जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने दिखाया कि मैं कमजोर नहीं, मैं सबसे ताकतवर हूँ, आप सबसे भी ताकतवर हूँ। और पिछले कई दशक से वो बिहार की राजनीति में भी हैं, भारत की राजनीति में भी हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जिसको आप कमजोर समझते हैं वो पावर आने के बाद कितना मजबूत कैंडिडेट होता है। लेकिन ये कोशिश होती है कि टीम में जिसको भी आगे बढ़ाया जाए वो कमजोर कैंडिडेट को बढ़ाया जाए, अपने से ज़्यादा ताकतवर कैंडिडेट के हाथ में लीडरशिप नहीं देना चाहते हैं लोग। इस वक्त राहुल गांधी बहुत ही मजबूती से इन तमाम जो मोदी के अगेंस्ट में जो अभियान बाकी पार्टियां चला रही हैं, हालांकि आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत मजबूती के साथ बीजेपी का सामना किया है, लेकिन ममता बनर्जी की उपस्थिति सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। उन्होंने अपनी उपस्थिति त्रिपुरा में, मेघालय में, गोवा में करने की कोशिश की, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिली। राहुल गांधी ने अपना जो मार्च निकाला इस बार, उससे और जो बाकी चीज़ों, हर छोटी चीज़ों पे, लोकसभा से लेकर सड़क तक उनका जो कैंसिलेशन हुआ है, वो उस बयान को लेकर उन्होंने अपनी भूमिका पूरा, मतलब किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो मुद्दा सपोर्ट करने लायक क्यों ना हो, उस पर भी राहुल गांधी ने अपना जो है वो एक तरीके का वॉर जो है वो मोदी के अगेंस्ट में चालू रखा है। इस वजह से थोड़ा राहुल गांधी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुए एंटी मोदी खेमा जो है उसमें। तो क्या ये जो बाकी लोग हैं इसमें सबसे मजबूत और सबसे सीनियर लीडर जो इस पूरे खेमे में, एक तो खड़गे साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, दूसरे जो सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं जिनको बहुत बार ऐसा नापा गया है कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा है, वो है शरद पवार। मगर शरद पवार की चर्चा कहीं नहीं होती है क्योंकि उनके पास पावर नहीं है इस वक्त पावर नहीं है। लेकिन एज ए पर्सनालिटी अगर आप काउंट करेंगे तो शरद पवार से बड़ी पर्सनालिटी कोई नहीं है इस वक्त INDIA के पास, जो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के बराबर का चेहरा हो, जिससे सोसाइटी में और पॉलिटिकल सर्कल में और बाकी जगह इज्जत मिलती हो। लेकिन उसके बाद क्या है, नीतीश कुमार का जो नाम है, वो नीतीश कुमार के जो सपोर्टर्स हैं वो भी नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ज़्यादा मजबूत हैं अपने स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, और एक नेशनल फिगर भी हैं, उनको लोग पहचानते हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक और काठमांडू से लेकर कन्याकुमारी तक और बॉम्बे तक लोग ममता बनर्जी के बारे में जानते हैं। उनका जो स्टाइल ऑफ भाषण है, खेला वो को जानते हैं वो, और उन्होंने बहुत ही गजब
की लड़ाई कम्युनिस्ट के साथ लड़ी, और इस वक्त उनकी लड़ाई जो है बीजेपी के साथ, खासकर नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है, और कई बार तो मर्यादा के बाहर जाकर भी लड़ाई होती है। सो कौन है जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है? जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। जो सबसे कमजोर पर्सनालिटी है वही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है INDIA में। अगर राहुल गांधी को इन्होंने नकार दिया तो, अगर राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं मानी तो। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या करने जा रहे हैं? अब देखिए, ये बड़ा ही हाइपोथेसिस, बड़ा ही काल्पनिक है ये इस तरह का प्री इलेक्शन अलायंस जो होता है। प्री इलेक्शन अलायंस सिर्फ इसलिए होता है कि हम जीतें, हम जीत की मैदान में जो है कितनी गोल मार सकते हैं, कितने सीटों पे हम जीत सकते हैं, और जीतने के बाद ये सारी पार्टियां अलग अलग एक झंडे के तले या एक चुनाव चिन्ह के तहत तो ये चुनाव लड़ेंगी नहीं, सब अपने अपने दल के चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ेंगी। सो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जीतने के बाद दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर फ्री टू डिसाइड देमसेल्फ कि वो किस खेमे में रहेंगे। जीतने के बाद उनका अपना मन बदल सकता है। और देखा गया है कि खाने की वस्तु अगर सामने में हो, डॉक्टर आपको मीठा खाना कितना भी मना करता है, मगर सामने रसगुल्ला पड़ा हो तो आपका मन कर ही जाता है खाने का। जब जीतने के बाद आप मजबूत स्थिति में होंगे तो आप किस खेमे में जाएंगे, किस खेमे में आपको ज़्यादा आपकी ज़रूरत महसूस होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि वोटर्स बहुत तेज होते हैं, वोटर्स को मालूम है, और ये पूरा चुनाव जो लड़ा जाता है इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, जीतने के लिए लड़ा जाता है, और जो हवा बनाई जाती है वो हराने के लिए बनाई जाती है। बस हराना है, जीतना किसको है ये नहीं मालूम है, हराना है, इसको हराना है, इसको हराना है। जीतना किसको है ये बहुत मायने नहीं रखता, और हराने वाला जो हवा है वो भारतीय चुनाव में बहुत तेज़ी से ये हवा बहती है। जब हमारे यहाँ भी जब कैंडिडेट जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को हराना था पटना साहिब सीट से, तो बस हराना है, जिताना है किसको ये माने नहीं रखता है। जब जिताने के लिए आप लड़ते हैं तो वो टफ होता है, हराने वाला जो मामला होता है वो थोड़ा मुलायम होता है। जब लालू यादव RJD की पार्टी जब ये सत्ता से बाहर हुई, इतने साल बाहर रही, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि आप NDA को पावर में बिहार में ला रहे थे, बीजेपी को पावर में ला रहे थे, या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। उसमें यह था कि भाई लालू यादव को उस समय हटाना है, RJD को हटाना है। तो ये जब हवा चलती है, आज वो महागठबंधन है, पावर में है बिहार में। सो जब हवा चलती है हराने की, तो हराते वक्त ये नहीं देखा जाता है कि आप किसको जिता रहे हैं। हराते वक्त सिर्फ दिमाग में ये होता है कि इसको हराना है, इस कैंडिडेट को हरा देना है। और ऐसे कई कैंडिडेट होते हैं जो पार्टियां होती हैं, कई बार इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होते हैं संसदीय क्षेत्र पर या विधानसभा क्षेत्र में या मुखिया के चुनाव में, किस मुखिया को हरा देना है। जिताना किसको है ये एक अलग विषय वस्तु होता है। सो हम लोग इस चर्चा को आगे रखेंगे, देखते हैं कल क्या क्या होता है वहाँ मुंबई में, और कौन कौन सी पार्टियां रूठती हैं, कौन कौन सी पार्टियां जुड़ती हैं इनसे, और ये खेल जो है वो क्या शेप लेता है। अभी चुनाव में 5-6 महीने हैं, लेकिन तवा जो है वो चूल्हे पर चढ़ चुका है, और आग भी अंगीठी में लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि तवा गर्म हो। और ये जो गर्मी है ये अगले 6-7 महीने तक देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गैस की कीमतों में भी 200 रुपये को घटाया गया है। उज्ज्वला योजना जो है, जिसमें हमें पता नहीं था कि पहले से उसमें 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है, अब 200-400 रुपये की सब्सिडी मिलती है। सो बहुत से ऐसे लोगों से भी मैं मिला जिन्होंने कहा कि अरे मैंने तो उज्ज्वला योजना में गैस क्यों नहीं लिया, मुझे उज्ज्वला योजना में गैस लेना चाहिए था। खासकर जो हमारे यहाँ काम करती हैं, घरों में जो काम करती हैं, जो सचमुच गरीब परिवार से आती हैं, उनको तो मिलना चाहिए। कुछ ऐसी रूपरेखा भी तैयार होनी चाहिए कि जिससे जो खासकर एक गरीबी लाइन के नीचे जो लोग हैं या गरीब, उनकी इनकम बेसिस पे
उनको कितनी छूट दी जाती है, वो चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हों, वो सिलेंडर धारक, या उज्ज्वला योजना में ना होते हों, उनको भी 400 रुपये की छूट मिले। और दूसरी एक चीज़ और है कि मैं इस आज के बुलेटिन का अंत अभी करूंगा और फिर हम लोग कल मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे और दोबारा मैं गहराई से बात करूंगा, आपको रिदम में ला रहा हूं मैं। और मैं बिहार सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जो छुट्टियां आपने कम की हैं उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। छुट्टियां बहुत ज़रूरी चीज़ हैं, हॉलीडेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी बच्चे को स्कूल में छुट्टी मिलती है तो जाकर पूछिए उस बच्चे से, वो उसके मन में कितनी खुशी होती है। स्कूल छुट्टी के बाद स्कूल जाने की खुशी अलग होती है, लेकिन अगर आप छुट्टी कम करके उनको भेजेंगे तो उनको एक दुख होगा। सो आप इस पे विचार कीजिए और ये छुट्टियों को कम ना करें। आप कोशिश कीजिए कि उन छुट्टियों को बरकरार रख सकें। देखिए सीबीएसई स्कूल्स जितने हैं या आईसीएसई स्कूल्स जितने हैं उसमें सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होता है और उसके अलावा भी छुट्टियां दी जाती हैं। तो छुट्टी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको आप इग्नोर ना करें। और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू और मैं हूँ इस वक्त पटना से, और पटना से मेरी नज़र है मुंबई पे। और मुंबई की मीटिंग कल होगी। 26 दल होते हैं वहाँ, 28 दल होते हैं कि 28 दल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी दल अपना अपना क्या रुख लेते हैं। जो छूटे हुए दल हैं वो बीजेपी का मुकाबला कैसे करते हैं, और जो बाकी ये जो दल मिले हैं एक टेबल पे, इनका तालमेल कैसे चलता है। क्या केजरीवाल इस टिकट के बंटवारे में कांग्रेस के लिए कुछ सीटें छोड़ सकते हैं, या कांग्रेस केजरीवाल के लिए सीटें छोड़ सकती है, या ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस सीटें छोड़ सकती है, या ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ सकती है। ये बहुत से मामले हैं। क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो तालमेल होगा उसमें कितनी कितनी सीटों पे ये चुनाव लड़ेंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में उतना मसला नहीं है कांग्रेस के साथ, क्योंकि आरजेडी उन्हें जो सीटें देगी, जितनी सीटें देंगी वो उसे वो वेलकम करेगी, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस अनुभव बताता है। लेकिन हाँ, यूपी में और वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र, ये जो 3 स्टेट्स हैं, ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। और कांग्रेस और केजरीवाल के लिए दिल्ली और पंजाब भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि अकाली दल ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है, हो सकता है कि कल या परसों में वो अपना पत्ता खोलें। उन्हें भी इनविटेशन गया है कांग्रेस की तरफ से, खड़गे साहब की तरफ से। देखना यह है कि अकाली दल किस खेमे में रहता है या क्या इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ता है। सो आइए कल बात करेंगे। कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और कल एनडीए की भी मीटिंग है और INDIA की भी, यानी इंडिया की भी मीटिंग है वहाँ पे। और लेट्स होप कि ये मुकाबला जो है 2024 का टक्कर का हो, 300 पार हो कि 400 पार हो कि 200 पार हो, कितना पार हो देखेंगे। क्योंकि कई बार बहुत टॉप टीमें जो हैं वो नीचे चली जाती हैं, और कई बार जो नीचे की टीम है वो चैंपियन बन के निकल जाती है। सो कीप सब्सक्राइबिंग बिहार व्यू। यू आर वॉचिंग बिहार व्यू। आई एम विमल चुन्नी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। सी यू टुमारो।